हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स और जिसमें हम फंडामेंटल्स करेंगे चैप्टर में। जैसा कि आप सब 11th क्लास में पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम बात करें एकाकी व्यापार की, तो एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति बिजनेस में कैपिटल लगाता है, वही बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस के रिस्क बियर करता है, वही प्रॉफिट लेता है। तो क्योंकि एक व्यक्ति की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है, उसके पास कैपिटल भी लिमिटेड होगी, उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी भी लिमिटेड होगी, तो इसलिए अगर बिजनेस का दायरा बढ़ाना है तो वहां पे और व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मैनेजमेंट के लिए हो या कैपिटल के लिए हो। तो इसलिए फिर पार्टनरशिप जो है वो अस्तित्व में आई एकाकी व्यापार के बाद। पार्टनरशिप या साझेदारी कुछ व्यक्तियों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो व्यक्ति आपस में व्यापार करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो इसलिए ये एक विश्वास का संबंध है, और जहां बात विश्वास की आती है उस विश्वास को बनाए रखने के लिए अकाउंट्स इस तरह से प्रिपेयर किए जाने चाहिए कि वो एक ट्रू पिक्चर प्रस्तुत करें और किसी भी तरह की आशंका जो है साझेदारों के मन में न आए। तो अब हम बात करते हैं नेचर की। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की नेचर क्या होगी, तो इसको हम दो व्यू पॉइंट से देखते हैं। एक बात करते हैं, अगर हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट की से देखें, लेखांकन के नजरिए से देखें, तो जो है पार्टनर से अलग है, क्योंकि दोनों के अकाउंट जो है अलग बनाए जाएंगे। पार्टनरशिप में अकाउंट अलग बनते हैं और उनके पार्टनर्स के अलग अपने इंडिविजुअल लाइफ में उनके एक व्यक्ति के रूप में उनके जो अकाउंट होंगे वो अलग होंगे, उनका हिसाब किताब अलग होता है। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस है वो पार्टनर से अलग नहीं है। वो जो उनका एग्जिस्टेंस है वो सेम है, पार्टनर से अलग नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर, जो भी पार्टनर हैं उनमें से अगर कोई पार्टनर या कुछ पार्टनर, एक साझेदार या एक से ज्यादा साझेदार अगर दिवालिया हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो अपनी लायबिलिटीज को पे करने की कैपेसिटी में ना हो। अगर ऐसी घटना घट जाती है कोई किसी पार्टनर के साथ या एक से ज्यादा पार्टनर के साथ किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, तो वहां पे बाकी जो पार्टनर बचेंगे उनका जो दायित्व है वो बढ़ जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में जब जरूरत से ज्यादा लॉस हो जाए या किसी पार्टनर का, तो वहां पे जो बचे हुए पार्टनर हैं उनकी जो प्राइवेट स्टेट या प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो भी स्टेक पे होती है। यानी कि उनके जो प्राइवेट असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो भी बिक सकती हैं उस लायबिलिटीज को, पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है उसको पे करने में। तो इसलिए जो इनका एग्जिस्टेंस है वो एक ही है, पार्टनरशिप के और पार्टनर के जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्टेंस है वो अलग नहीं है। तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होगी। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन है व्यक्तियों के बीच में जो कि एग्रीमेंट करते हैं किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। कोई भी बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने का एग्रीमेंट करते हैं और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा
उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जो बिजनेस है वो किसी एक पार्टनर के द्वारा भी या उन सब के लिए एक से ज्यादा या कुछ पार्टनर के द्वारा मैनेज किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। तो इस डेफिनेशन के आधार पर हम अगर फीचर्स की बात करें, पार्टनरशिप की क्या फीचर होंगी या एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, तो उसमें सबसे पहली है 2 और मोर पर्सन्स। क्योंकि एग्रीमेंट की बात आती है, ये एक एग्रीमेंट है, ठहराव है, और एग्रीमेंट करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। 2 से कम यानी कि एक व्यक्ति अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो कम से कम 2 व्यक्ति। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप में कितने व्यक्ति हो सकते हैं, इसके लिए हमारा जो एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें कोई नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो वहां पे सेक्शन 464 बताता है कि किसी भी पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, साझेदारों के बीच में ठहराव। साझेदारी जो है अपने आप में एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट से ही साझेदारी का अस्तित्व होता है। साझेदारी अस्तित्व में आती है, एग्जिस्टेंस में आती है, किसी कानून के द्वारा नहीं। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, मान लेते हैं एक्स और वाई 2 पर्सन हैं, और ये 2 पर्सन मिलके किसी भी लीगल बिजनेस को करने का एग्रीमेंट करते हैं और उस बिजनेस से प्रॉफिट को शेयर करने की बात करते हैं, तो ये पार्टनरशिप होगी एक्स और वाई के बीच में। तो ये जो है एग्रीमेंट होगा, कोई कानून के आधार पे नहीं बनती, एग्रीमेंट के आधार पे बनती है, समझौते के आधार पे, ठहराव के आधार पे जो है पार्टनरशिप बनती है। जैसे अगर हम बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की बात करें तो वो लॉ के द्वारा बनता है। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें या कंपनीज की बात करें वो लॉ के द्वारा बनते हैं। लेकिन पार्टनरशिप जो है एक एग्रीमेंट से बनती है, एग्रीमेंट से अस्तित्व में आती है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, व्यवसाय की उपस्थिति और लाभ कमाने का उद्देश्य है। अगर कोई 2 व्यक्ति मिलके कोई धार्मिक कार्य करने की बात करते हैं, कोई चैरिटी करने की बात करते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। कोई भी वैलिड पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस का होना आवश्यक है। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय करें, बिजनेस का होना अनिवार्य है। अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं होगी। और फिर वो जो बिजनेस है उस बिजनेस को करने का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक बिजनेस का करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हम बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो भी आमदनी होगी वो हम दोनों आपस में बांटेंगे, तो वो एक पार्टनरशिप होगी। और जो बिजनेस है वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस अगर है तो हम उसको भी पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। उसके बाद फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का बंटवारा। अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलके एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक बिजनेस करेंगे, लीगल बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होने हैं उन प्रॉफिट्स को आपस में बांटेंगे, तो वहां पे पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, वही पार्टनरशिप बन जाती है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बांटने की बात है तो प्रॉफिट के साथ लॉस भी होता है, तो लॉस भी वो पार्टनर बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनकी जो लाभ हानि अनुपात होगा उसमें लॉस भी बांट सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें लॉस का जो बंटवारा है वो जरूरी नहीं है।
कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि एक या कुछ पार्टनर को गारंटी दे दी जाए। उदाहरण के लिए इसको आप आगे पढ़ेंगे, हम बात करते हैं माइनर की। माइनर वो व्यक्ति जो कानून के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कानून के अनुसार अलग अलग देश में इसकी अलग होती है, उस कानून के अनुसार वो एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं होता। और क्योंकि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है और कोई व्यक्ति अगर एग्रीमेंट करने में के लिए ही कैपेबल नहीं है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन एक पार्टनरशिप एक्ट में माइनर के लिए कुछ प्रोविजन है कि माइनर भी एक पार्टनर बन सकता है, यानी कि 18 से कम उम्र का व्यक्ति पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो पार्टनर केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, लॉस की स्थिति में उससे नहीं लिया जा सकता, तो वो केवल प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे जब हम लाभ का बंटवारा की बात करते हैं, पार्टनर जो है आपस में जो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस से होने वाले लाभों को आपस में बांटेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, वैसे तो उनमें से कुछ को तो बांटना ही पड़ेगा अगर हानि होती है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी पार्टनर हानियों को भी बांटें। जैसे मैंने एक्सेप्शन बताया है, माइनर के केस में अगर माइनर को पार्टनरशिप में शामिल करते हैं तो माइनर व्यक्ति, अवयस्क व्यक्ति केवल लाभ तो लेगा लेकिन लॉस की सिचुएशन में वो जिम्मेवार नहीं होगा। ऐसे ही हो सकता है किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे के शामिल किया जाए, वो व्यक्ति भी जितनी की उसको गारंटी दी जाएगी प्रॉफिट की, उससे ज्यादा प्रॉफिट तो लेगा, लेकिन अगर लॉस होता है या उससे कम प्रॉफिट होता है तो भी उसको प्रॉफिट ही दिया जाएगा, जो गारंटी है वो लॉस के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। स्वामी और एजेंट का जो संबंध है वो सभी पार्टनर्स के बीच में होता है। एजेंट का मतलब एजेंट इसलिए क्योंकि कोई भी पार्टनर अपने एक्ट के द्वारा जो वो पार्टनरशिप में काम करता है उसके लिए दूसरे जो पार्टनर हैं उनको बाध्य करता है, उनको बाइंड करता है, इसलिए वो दूसरों का एजेंट के रूप में उस टाइम पे वो काम करेगा। और स्वामी इसलिए क्योंकि दूसरे पार्टनर के द्वारा किए गए काम के लिए वो बाध्य होते हैं, इसलिए वो स्वामी की भूमिका में होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो पार्टनर हैं वहां पे उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो एक स्वामी की भी होती है और एजेंट की भी होती है। जब वो अपने काम से दूसरों को बाध्य करते हैं तो वो एजेंट की भूमिका में होते हैं, और जब कोई दूसरा पार्टनर हमें या उस पार्टनर को बाध्य करेगा अपने एक्ट के द्वारा जो पार्टनरशिप में करता है तो उस टाइम पे स्वामी की भूमिका में होते हैं। तो आपस में स्वामी और एजेंट का संबंध इनके बीच में होता है। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप का, साझेदारी का जो व्यवसाय है वो या तो सभी के द्वारा किया जाता है या सभी पार्टनर के बिहाफ पे एक या कुछ पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है। अगर हम मान लें एक्स, वाई, जेड और ए, ये चार पार्टनर हैं, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये चारों जो हैं बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस का संचालन करते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई एक या कुछ मान लेते हैं और केवल एक्स और वाई इसका संचालन करते हैं, तो ये जो है चारों के बिहाफ पे एक्स और वाई उस पार्टनरशिप का जो बिजनेस का संचालन करेंगे। तो बिजनेस जो है या तो का संचालन या तो सभी के द्वारा किया जाएगा या उनमें से कुछ के द्वारा सबके ओर से संचालन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पृथक अस्तित्व नहीं। क्योंकि साझेदारी जो है एक ठहराव से, एक एग्रीमेंट से अस्तित्व में आती है, ये कानून के द्वारा अस्तित्व में नहीं आती। और पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर हैं उनका अलग से अस्तित्व नहीं है लीगल व्यू पॉइंट से, जैसे हमने शुरू में बात की थी, यानी कि कानून के अनुसार पार्टनर और पार्टनरशिप एक ही हैं। और इसका असर ये होता है कि अगर लॉस की सिचुएशन हो तो वहां पे उनकी प्राइवेट एस्टेट भी बिक सकती है, उनकी लायबिलिटी जो है वो अनिश्चित होती है, अनलिमिटेड होती है लॉस की सिचुएशन में। या कोई पार्टनर, एक या कुछ पार्टनर अगर दिवालिया हो जाते हैं तो उनका जो लायबिलिटी है वो बचे हुए जो
सोलवेंट पार्टनर हैं उनके द्वारा वो सहन करनी होगी, और वो सहन करने में सभी पार्टनर की जो भी हैं उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी स्टेक पे होती हैं, वो भी बिक सकती हैं अपनी लायबिलिटी को पे करने में। तो इसका मतलब ये है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पृथक अस्तित्व जो है पार्टनरशिप का नहीं होता है। तो ये है हमारी साझेदारी की विशेषताएं, फीचर्स, मेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम राइट्स ऑफ पार्टनर डिस्कस करते हैं। साझेदारी की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। फर्म में जो भी साझेदार हैं उनको क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले है प्रत्येक साझेदार को निश्चित किए गए अनुपात में लाभ हानि पाने का अधिकार है। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निश्चित की जाती है पार्टनरशिप डीड में, उसके अनुसार जो भी लाभ या हानि है फर्म के, उसमें उसका अधिकार होता है प्रत्येक साझेदार का। अगर लाभ हानि रेशो निश्चित नहीं की जाती पार्टनरशिप डीड में, तो फिर वो अनुपात जो है वो समान रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है जो भी साझेदार हैं फर्म में, उनका अधिकार है कि वो बिजनेस ऑपरेशन में पार्टनरशिप के भाग ले सकते हैं। तीसरा अधिकार है जो भी साझेदार हैं फर्म में, उनको ये अधिकार है कि वो साझेदारी व्यवसाय से संबंधित जितने भी मामले हैं उन मामलों में उनसे परामर्श लिया जाए, उनसे सलाह की जाए। चौथा जो लाभ है वो है जितने भी लेखा पुस्तकें हैं बिजनेस पार्टनरशिप की साझेदारी की, उन लेखा पुस्तकों को जांच करने का अधिकार और उनकी प्रतिलिपि यानी कि उनकी कॉपी लेने का अधिकार साझेदारों को होता है। पांचवा जो अधिकार है वो है कि प्रत्येक साझेदार को ये अधिकार है कि वह किसी भी नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकता है। किसी भी पार्टनरशिप में नया साझेदार तभी आ सकता है जब उस टाइम पर मौजूद जितने भी साझेदार हैं फर्म के, उन सब की सहमति हो। तो इसलिए नए साझेदार के प्रवेश पर कोई भी साझेदार रोक लगा सकता है। नेक्स्ट है प्रत्येक साझेदारी की संपत्ति का संयुक्त स्वामी है। जितनी भी पार्टनरशिप की असेट है, संपत्ति है, उसके सभी संयुक्त स्वामी होते हैं साझेदार। नेक्स्ट है कि यदि किसी साझेदार ने साझेदारी को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पर वो एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जो भी एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज पाने का अधिकार रखता है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप में डीड में निर्धारित नहीं की गई है तो उसके अभाव में उसको 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा लोन के अमाउंट के ऊपर। नेक्स्ट है फर्म की तरफ से अगर किसी पार्टनर ने कोई एक्सपेंस किया है फर्म के बिहाफ पे या उसकी पेमेंट की है, तो उस एक्सपेंस या पेमेंट को वापस पाने का अधिकार वो पार्टनर रखता है। और लास्ट है जो भी साझेदार हैं साझेदारी में, उनको वो उचित नोटिस देकर फर्म से अवकाश ग्रांट करने का अधिकार रखते हैं। यानी कि जितने भी साझेदार हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो पार्टनरशिप को, यानी कि बाकी जो पार्टनर हैं उनको एक उचित नोटिस, जिसमें प्रॉपर टाइम वगैरह जो भी निश्चित किया गया है, उस उचित नोटिस को देने के बाद वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकते हैं, अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थे हमारे राइट्स ऑफ पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा।